हेलो फ्रेंड्स, माइंडस्केप इंडिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस बार मैं एक बहुत ही अच्छी चीज के साथ आपके सामने आया हूं और वो चीज है आज से लगभग 15 साल पुराना कांग्रेस के एक वरिष्ठ और दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी जी का इंटरव्यू। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि यह इंटरव्यू आज तक कभी भी ऑनलाइन या फिर कभी भी टेलीकास्ट या कभी भी पब्लिश नहीं हो पाया। आज मैंने बहुत लंबे समय बाद अपने लैपटॉप को दोबारा से चेक किया, उसके एक ड्राइव में मुझे ये इंटरव्यू सेफ रखा हुआ मिला। इसमें एनडी तिवारी साहब ने बहुत सारी वो बातें की हैं जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। स्पेशली राहुल गांधी जी चुनाव आयोग पर आजकल जो जो आरोप लगा रहे हैं कि भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन चुनाव की चोरी करता है, वोटों की चोरी करता है, भारत में जो चुनाव हैं चोरी कर लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज से ठीक 15 साल पहले एनडी तिवारी जैसे दिग्गज नेता क्या कहते हैं इस बारे में आप इस वीडियो में एक बार जरूर देखेंगे। आप जानेंगे कि हमारे देश का इलेक्शन सिस्टम क्या है, जो इलेक्शन कमीशन हमारे देश का है वह कितना मजबूत है और कितने सिस्टम से काम करता है। तिवारी साहब ने अपने इस इंटरव्यू में साफ बताया है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और हमारा देश दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश है जहां पर एमपी एमएलए से लेकर ग्राम प्रधान तक का चुनाव बड़े सिस्टम से होता है। चुनाव में किसी किस्म की धांधलेबाजी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, एनडी तिवारी साहब जब उस वक्त मेरे ख्याल से आज से 15 साल पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। एक स्टिंग ऑपरेशन वहां पर हुआ था, उसका मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारों को पता भी होगा। तो वो स्टिंग ऑपरेशन इतना बहुचर्चित हुआ, इतना वायरल हो गया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको वहां से बुला लिया। और ये इंटरव्यू देहरादून के FRI के रेस्ट हाउस में उनका मैंने तब लिया था। वह दिन था मकर संक्रांति का। तब उन्होंने पूरे देश और दुनिया के लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी थी। और मजे की बात एक और भी है, उस दिन तिवारी साहब ने एक उत्तराखंड का कुमाऊनी भाषा में एक गाना भी गाया था जो कि आज़ादी के आंदोलन को के समय का था। गांधी जी के लिए वहां के लोगों ने स्पेशली वो गाना तैयार किया हुआ था। और इस इंटरव्यू में आप ये भी जानेंगे, आज़ाद होने के बाद यानी कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहला हमारे देश के जो पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ठीक रात के 12 बजे जो स्पीच की थी, तिवारी जी को वो स्पीच आज तक याद है। इस उम्र में तब वो स्पीच उनको याद थी। उस स्पीच के कुछ हिस्से भी हम आपको इसमें दिखाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, आप देखें तिवारी जी का यह इंटरव्यू। सबसे पहले मैं इस चैनल के सम्मान्य दर्शकों को सारे देश में, सारे उत्तराखंड में और जहां बाहर भी विदेशों में भी चैनल जाता हो, उनको मैं आज उत्तरायण के दिन जबकि सूर्य उत्तरमुखी होता है, ऐसे शुभ दिन मैं कि सबको बधाई और साधुवाद देता हूँ। ये मैं तो एक कार्यकर्ता भाव से मैंने काम करता रहा। मैं हमेशा एक सुदूर गांव में काठगोदाम के ऊपर बलूटी है, बलूटी गांव, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और ये 18 अक्टूबर 1925 को उसके बाद जीवन में अनेक संघर्ष देखे। आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया उनमें से शायद मैं ही अब जीवित हूँ। जो ब्रिटिश क्विट इंडिया मूवमेंट था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बापू का आंदोलन था सबसे आखिर में, तो उसमें मैंने भाग लिया। 1.25 साल जेल में रहा, बरेली सेंट्रल जेल और नैनीताल जिला जेल में। और अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कोई उचित नहीं होता, लेकिन चूँकि आपने इस प्रश्न को इस तरह से रखा कि मैं आपके प्रति अभिभूत होकर के मैंने थोड़ा इतना कहा। बाकी तो मेरी किताबें छपी हुई हैं और सब किताबों में भी उसका उल्लेख है, कई किताबों में। तो इस नाते मैंने महात्मा गांधी का स्वागत किया। पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला, अरे तुम खद्दर पहनते हो? खद्दर पहनते हो? कि हाँ, खादी पहनता हूँ बापू। तो बोले, से पहनते हो? मैंने कहा मैं तो जेल से पहले से खद्दर ही पहनता हूँ। जब बचपन से पिताजी ने आदत डाल रखा तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। बोले कि ये अंग्रेज भागेंगे नहीं जब तक इनका व्यापार ख़त्म नहीं होगा भारत में, इसलिए खद्दर लोगों, कत्तिनों को, बुनकरों को रोज़गार मिलेगा
और खद्दर के से अंग्रेज़ों को यहाँ से उनके लैंकास्टर और मंचाशायर के कारखानों के लिए कपड़ा नहीं बिकेगा, तो वो फिर अपने आप ही यहाँ दिलचस्पी छोड़ देंगे। तो बहरहाल होते 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 वो सब हुआ, और मुझे याद है वो दिन जबकि ये महात्मा गांधी नवाखोली में हिंदू मुस्लिम जंगों करवा रहे थे, अंग्रेज़ों ने करवा दिए थे, जिसकी बुनियाद बात को पाकिस्तान बनने पर पड़ी। तो ये उस समय उन्होंने यही कहा कि तुम ठीक कर रहे हो। अगर फिर उन्होंने कहा कि सब इतने ज़्यादा कपड़े की मांग बढ़ रही है, तो इसमें खादी में 1-2 पॉलिएस्टर धागे की इजाज़त दे देता हूँ मैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन की मीटिंग में बोले वो, उससे खादी के 2 सूत पॉलिएस्टर धागे के। तो इस तरह वो क्रांति का सिलसिला चला। और चर्चिल ने तो कहा था, चर्चिल ने, कि मैं भारत को किसी मुल्क को आज़ाद नहीं करूँगा। I have not become the Prime Minister of Great Britain to preside over the liquidation of the British Empire। कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बना हूँ। हुआ क्या कि दूसरी बड़ी लड़ाई ख़त्म हुई तो बड़े पैमाने में लोग बेरोज़गार हो गए, और जो बहुत से मिलिट्री से के लोग भी रिटायर हो गए। उन्होंने लेबर पार्टी को जिता दिया। जब लेबर पार्टी जीती तो उसके मैनिफेस्टो में ये था कि वह जो इतना बड़ा बोझा है प्रशासन का तमाम कॉलोनीज़ में, उनको ये उपनिवेशों में, उसको हम खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ से, वो बढ़ जाएगा। तो उन्होंने उसको कहा कि हम भारत आज़ाद करेंगे और दूसरे देशों को भी आज़ाद करेंगे। यही घोषणा एक साथ, जो लड़ाई में एक साथ थे, ये फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस और ये हॉलैंड, इन देशों ने भी की थी। तो हॉलैंड के हाथ में इंडोनेशिया था, फ्रांस के हाथ में इंडो चाइना था, वियतनाम वगैरह जो आज है। और ये तो इनको सब की घोषणा आज़ादी एक साथ हुई है घोषित। और जो भारत की सत्याग्रह की विजय थी, गांधी जी ने कहा था कि मैं अहिंसा के जरिए हिंसा को हराऊंगा, और अहिंसक तरीकों से, हम हथियारों से तो हम लड़ नहीं सकते। क्रांतिकारियों ने बम हम भेजे 2-4, उन्हें क्रांतिकारियों की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन उनकी उससे आज़ादी नहीं मिल सकती, इससे तो अंग्रेज़ और खूंखार होंगे। तो फिर उन्होंने जो अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन शुरू किया 1921 में, और वो चलता रहा। फिर सन 42 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो हो गया। मैं तो पैदा ही 1925 में हुआ, लेकिन आज़ादी की लड़ाई सन 42 में जब लड़ी गई, उस समय मैं नाबालिग था, लेकिन पिताजी ने ऐसी बुद्धि दी थी, उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया। बरेली कारपेंटरी स्कूल में हेड क्लर्क थे अंग्रेज़ों के, उससे इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, और उसके बाद वो आज़ादी की लड़ाई में आ गए। तो उनके साथ ही साथ मुझे गिरफ़्तार किया गया, और साथ ही साथ बरेली से हल्द्वानी जेल, हल्द्वानी से बरेली सेंट्रल जेल में उनको भेजा गया, जिला जेल बरेली में, और हमको भेजा गया सेंट्रल जेल में सज़ा दे के। तो इस तरह सन 1944 में छूटे हम जेल से। 1925 में 1942 में गए, और 45 के शुरू में छूटे जेल से। तो इस तरह हमारे संघर्ष की कहानी है उस समय। उसके बाद जब आज़ादी मिलने का हुआ, तो मुझे याद है वो कि तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, पहले संविधान समिति, जिसके डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। और वो संविधान समिति ने भारत का संविधान बनाया, जो अभी जिसमें कुछ संशोधन समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन वो अभी वही संशोधन के मूल जो अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार नागरिकों के, और सब शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, ये सब उसमें लिखे हुए हैं सब। वो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स कहते हैं,
बुनियादी अधिकार के नागरिकों के, उन अधिकारों को आज भी हाई सुप्रीम कोर्ट वगैरह उसी में मत के तहत बने, उसी के तहत बने, और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, न्यायाधिकरण, ये सब उसमें बने। और बाद को फिर आगे चल कर के जो वायसराय भवन था वही राष्ट्रपति भवन बन गया। तो राष्ट्रपति भवन है ये अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ, वाइसरीगल लॉज कहते हैं। और वाइसराय जाते थे यहाँ शिमला, और गवर्नर जाते थे नैनीताल, गवर्नर। तो आज भी उनके वो वही बिल्डिंगें रखी हुई हैं पुरानी। तो कुछ तो फिर बाकी उसमें मुझे याद है जब पंडित नेहरू ने आज़ाद भारत में पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पार्लियामेंट बना दिया गया था, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा उस समय पंडित नेहरू ने भाषण दिया था बड़ा मार्मिक। एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, 12 बजे रात को, इंडिया अवेक्स टू ए न्यू फ्रीडम एंड स्ट्राइक्स ए न्यू बैलेंस ऑफ ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी। ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी बड़ा इंग्लिश में, ये बड़ा ट्राइस्ट माने ट्रस्ट जैसे कहते हैं, ट्रस्ट। तो इस तरह से वो दिन भी हमें याद है कि जब मैं पढ़ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उनका प्रेसिडेंट था तब, और फिर पंडित नेहरू को मुझे बुलाने का मौका भी मिला। उनसे कई बार भेंट होती रहती थी, दर्शन हो जाते थे। बहरहाल उन दिनों को याद करके रोमांच हुआ उठा, क्योंकि और कोई है नहीं जो उस समय के लोग जिंदा थे। तो आज मैं अकेला कभी कभी पाता हूँ, अपने अकेलापन महसूस करता हूँ। और फिर भी आप सब लोगों की सद्भावना से मैं आज भी काम कर रहा हूँ विकास के लिए, निरंतर विकास। सर, इस प्रदेश में आपने इतना सारा काम किया, नई क्रांति एक किस्म से आप लाए यहाँ पर। पूरे प्रदेश के लोग आपको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल जो हो रहा है आप उससे क्या संतुष्ट हैं? देखिए, विकास की गति अनंत है। वो जैसा एक किताब में लिखा है ना, ये अभी देखेंगे आप, ये है जहाँ अपने पदचापों को अनंत गिनता रहूँगा, अन्य अनंतों के साथ। अनंत नहीं होता है। 100 साल पहले क्या थे, हाँ 100 साल बाद क्या होंगे, और आज क्या है। तो मेरा यही संदेश है कि भूतकाल के अनुभवों के आधार पर वर्तमान की पगडंडियों में चलते हुए भविष्य का निर्माण करो। सर, आपके पास में इतना विशाल अनुभव है, राजनीति का भी, सामाजिक भी, फ्रीडम फाइटर आप रहे हैं। तो वर्तमान में जो देश में उथल पुथल हो रही है, क्या ये हमारे सपनों का भारत इसी को कहा जाए, या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश आपके हिसाब से हो सकती है? प्रजातंत्र में चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां जीतती हैं, नई पार्टियां आती हैं, और नए उनके अलायंस। ये तो प्रजातंत्र में निहित है। प्रजातंत्र और चुनाव निहित हैं। लोकसभा से लेकर ग्राम सभा तक कहाँ चुनाव है दुनिया में आज? किस देश में है जो निष्पक्ष हैं, जहाँ पर के लिए कि कोई पक्षपात नहीं है? हर चीज़ इलेक्शन कमीशन के माध्यम से होती है, जो असेंबली और वहाँ तक कि नीचे ग्राम सभाओं के लिए भी एक मशीनरी बनी हुई है। और गांव वाले खुद एक दूसरे के लिए इलेक्शन लड़ करके तय करते हैं। तो ये जातिवाद और वर्णवाद, धर्मवाद, इनसे काम चलने वाला नहीं है, जो कई कहीं कहते भी हैं। और धीरे धीरे उन्हीं का पराभव होता है, वो नीचे जाते हैं। क्योंकि एक बार उनको विजय मिल भी गई तो फिर उस विजय से जब स्थायी लाभ जनता को नहीं होता, जनता उब जाती है। सर, आपके सपनों का उत्तराखंड कैसा होना चाहिए, हमारा प्रदेश? ये उत्तराखंड बनाने वालों में था। ऐसे लोकसभा में मैंने प्रस्ताव रखा उत्तराखंड का, कि बहुत से लोग कहते थे बड़े राज्यों से ही देश बढ़ सकता है, बहुत से लोग कहते बड़े राज्यों के और छोटे राज्यों के समन्वय से हो सकता है। तो ये उत्तराखंड यहाँ हिमालयी परिवेश में, अब यहाँ तराई भाबर भी है, सारे उद्योग तो तराई भाबर क्षेत्र में है।
जैसे सिडकुल वगैरह हैं, तो हमको सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। और पहाड़ों में पलायन को रोकना तो संभव उतना नहीं होता, क्योंकि सभी पलायन नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहे हैं उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में डाला जाए। ITI खोले हैं हमने, बहुत टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले हैं, पॉलीटेक्निक खोले थे, और अब भी वो चल रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। उनसे फिर लोगों को रोज़गार परक शिक्षा मिलती है। सर, जैसे कि लोग रिटायर होने के बाद अक्सर घर में बैठ जाते हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं, उनको क्या करना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट के बाद? जैसे कि आप अभी भी समाज की सेवा में हैं, देश की जिस सेवा क्षेत्र में वो कार्य करते रहे हैं, उस क्षेत्र के अनुभव के आधार पर वो अपने उन क्षेत्रों में और उन नए क्षेत्र जो जुड़ गए हैं उनके साथ। अब जैसे ये कहाँ था, ये जो आप ये चैनल और लाउड स्पीकर कह रहे हैं, कहीं नहीं थे। ये तो पहले तो एक टेलीफोन होता है, टेलीफोन, ये वो जब शुरू, ये देखिए, ये पुराना टेलीफोन यूसुफ बोल की भूसी का, ये हाथ से बड़ा मुश्किल से एक फ़ोन है। ये देखिए, देखिए आप फोटो, ये दिखाओ। ऐसे टेलीफोन शुरू में ईजाद हुआ। टेलीफोन कहाँ था? मोबाइल का तो कहीं पता ही नहीं था, न टीवी था, न टीवी चैनल थे। अब आज सब ये आप पिछले देखें, आप ही के जीवन काल में कितना बड़ा मामला आगे, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी है। जापान जो मिलिट्री में आगे था, सबसे आगे, वो आज जब से जापान डिमिलिटराइजेशन हुआ उसका, तब से जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में लग गया आगे। ये देखिए, सोनी है शायद, सोनी, देखिए आपका कहाँ का है, सोनी कहाँ बना है? जापान। तो जापान ने कितनी तरक्की की, हम नहीं बना पा रहे हैं ऐसे। सर, जीवन की कोई ऐसी घटना जो अक्सर आपको याद आती हो और आप काफ़ी रोमांचित हो जाती हूँ उस घटना को याद करके? मैंने जो बताया आपको कि जब बापू के दर्शन किए, महात्मा गांधी जी के, और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, वो जीवन में सबसे बड़ा रोमांचक घटना थी। और कोई ऐसा गाना जिसको आप अक्सर, आपका मन करता है मैं गुनगुनाऊँ अकेले में या काफ़ी उसमें, हमारे बेशक पहाड़ का हो या चाहे कोई हो, कोई ऐसा सॉन्ग जिसे आप गुनगुना चाहते हैं? ना, वो धन धना हो गांधी जू तेरी जय जयकारा, साबरमती संत जू कह जय तेरी जारा, जय जयकारा, साबरमती संत जय तेरी जय जयकारा। तो ये जैसे मैंने बताया। दूसरा वो है, बाग से सरसर का झोंका आशियाना ले गया, अंधलीबों को कफस में आबूदाना ले गया, कौन कहता है ज़बरदस्ती से हम पकड़े गए, हमको शौक़े जेल खाना ले गया, क्यों घटा अदवार की छाए ना अहले हिंद पर, लूट कर यूरोप सब मालो खजाना ले गया। और अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो दोस्तों, आज आपने देखा ND तिवारी जी का यह इंटरव्यू जो आज से लगभग 15 साल पहले लिया गया था। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही नई चीज के साथ में, एक ऐसी ही दुर्लभ चीज जो आज तक देश और दुनिया के सामने नहीं आई। तब तक कीजिए इंतजार, अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।